Good morning, class. Now, this topic, angle of contact, is clear to you. So, after this topic, we'll start the next topic, capillarity, and this topic, capillarity, is the last topic of this chapter, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स. फिर हमारा लास्ट चैप्टर जो इस यूनिट का चल रहा है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, दैट विल बी स्टार्टेड. ओके. तो सबसे पहले हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो कल फिनिश हो चुका था. अगर उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट में आपने पढ़ा था कि जो मेनिस्कस होते हैं, जो लिक्विड सरफेस है, दैट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन. और उससे भी पहले जो एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन थी कि इट इज़ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड. तो इसमें जो फर्स्ट वाला केस था कॉनकेव मेनिस्कस, वो होता है आपका वाटर और ग्लास के केस में जब एडहेसिव फोर्सेस ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स. दूसरा आपका होता है मरकरी और ग्लास के केस में कॉन्वेक्स मेनिस्कस, जब कोहेसिव फोर्सेस ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स. और थर्ड आपका है प्लेन मेनिस्कस. प्लेन मेनिस्कस होता है आपका प्योर वाटर और ग्लास वेसल या सिल्वर वेसल, दोनों के केस में होता है प्लेन मेनिस्कस. 90 डिग्री एंगल होता है. फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक विल बी दिस वन, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है जिसके अकॉर्डिंग इट मे चेंज, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. सो फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड इन कांटेक्ट. तो सॉलिड और लिक्विड जो है उसका नेचर कैसा है. तो नेचर का मीन्स वही है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन कितना है, कोहेसिव फोर्स कितना है, जो पार्टिकल हैं लिक्विड के उसके, और सॉलिड वेसल जो है उसके पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स तो ऑलरेडी ज़्यादा होगा, लेकिन जो एडहेसिव फोर्स होगा लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में वो कितना होगा. तो ये फोर्स पे डिपेंड करता है. दूसरा पॉइंट है क्लीनलीनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट. तो क्लीनलीनेस जो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है उसकी क्लीनलीनेस पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो ग्रीसी है, उसमें ऑयल है, तब फोर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है. अगर वो क्लीन है तब फोर्स की वैल्यू एक्यूरेट रहेगी, जितना है उतना ही वर्क करेगा. थर्ड है मीडियम अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो मीडियम अबव द फ्री सरफेस का मतलब किस मीडियम में इस पूरे एडजस्टमेंट को रखा है. तो नॉर्मली ये एयर में ही होता है. तो एयर का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इस पर कितनी है, या फिर अगर किसी ऐसे अरेंजमेंट पे रखा है कि इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड के अंदर रखा है, तब कैसा मीडियम है, तब उसका इफ़ेक्ट कैसा होगा. तो मीडियम कौन सा है उसका भी इफ़ेक्ट होता है. एंड फोर्थ इज़ टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. तो लिक्विड का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो पुश करता है लिक्विड के पार्टिकल्स को सॉलिड के पार्टिकल्स की तरफ. तो उस कंडीशन में कभी आपने ये भी पढ़ा है विस्कोसिटी भी चेंज हो जाती है टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से. तो जैसे हनी है तो उसमें टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, हनी का टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो वो थिन हो जाता है और उसकी वजह से वो सॉलिड वेसल को ज़्यादा वेट करता है. तो इस तरह से टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट होता है. उसके बाद जो हमारा फिनोमेना है कैपिलैरिटी, दैट विल बी स्टार्टेड. तो कैपिलैरिटी में सबसे पहले कैपिलैरिटी जो वर्ड है दैट इज़ मेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कैपिला. लैटिन वर्ड है कैपिला, इससे बना है. इट मीन्स हेयर. हेयर से सेंस है यहाँ पर बहुत थिन, जो थिकनेस वाली एक ट्यूब होती है उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब. तो जैसे आपने देखा है लैब्स में टेस्ट ट्यूब होती हैं, तो टेस्ट ट्यूब की थिकनेस तो बहुत ज़्यादा होती है, उससे बहुत कम थिकनेस की एक दूसरी ट्यूब होती है. उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, वो दोनों साइड क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ओपन होता है. ये कहलाती है कैपिलरी ट्यूब. इसकी भी थिकनेस अलग अलग आती हैं, कुछ थिक होती हैं, कुछ थिन होती हैं, लेकिन फिर भी थिकनेस उसकी लगभग इतनी होती है जैसा हेयर, जितनी हेयर्स की थिकनेस होती है. तो ऑलरेडी यू नो कि हेयर्स की थिकनेस बहुत कम है, तो इसीलिए जो लैटिन वर्ड कैपिला था वो हेयर्स के लिए यूज़ होता था, और इसके जैसी थिकनेस की जो ट्यूब है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे कैपिलरी ट्यूब. तो अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज़ कॉल्ड अ कैपिलरी ट्यूब. तो ये थोड़ा सा इसका बेसिक जो है हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया है. फिर हमारी यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होगी कैपिलैरिटी फिनोमेना की. तो क्या होता है कि ये जो आपकी कैपिलरी ट्यूब है, इसको जब किसी कंटेनर में जिसमें ऑलरेडी लिक्विड फिल्ड है,
इस कंटेनर के अंदर जब कैपिलरी ट्यूब को इमर्ज कराते हैं, बॉटम से टच नहीं कराना है, बस लिक्विड के अंदर किसी डेप्थ तक चली जानी चाहिए। तो जब इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड के अंदर रखते हैं तो देन व्हाट हैपन्स इन दिस केस, इसमें क्या होता है कि अगर ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये हमेशा ग्लास की बनी होती है, तो कैपिलरी ट्यूब से इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे अगर लिक्विड कौन सा वाटर है, आपको पता है वाटर और ग्लास के बीच में अट्रैक्शन होता है, कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, तो अगर इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, तब क्या होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इसमें मूव करने लगेंगे कैपिलरी ट्यूब में, और इसमें मूव करने के बाद इसमें राइज करते जाएंगे और वाटर जो है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो याद रखिएगा कि कैपिलरी ट्यूब को अगर हम वाटर से फिल्ड एक कंटेनर में इमर्स कराते हैं, उसमें पुट करते हैं, तो नॉर्मली वाटर का लेवल कंटेनर में इतना था, लेकिन कैपिलरी ट्यूब में यहाँ तक राइज कर गया। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड या तो राइज कर सकता है, या फिर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपको पता है मरकरी और ग्लास के बीच में जो एडहेसिव फोर्स होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है। तो अगर इस कंटेनर के अंदर मरकरी फिल्ड है और इसमें वही कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट कराया, तो कैपिलरी ट्यूब में नॉर्मली बाहर लेवल इतना है, तो कैपिलरी ट्यूब में उसका भी नीचे पहुंच जाता है, जितना लेवल बाहर है उससे भी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर इससे जो मरकरी है वो ग्लास की बनी इस कैपिलरी ट्यूब से स्टिक नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मेनिस्कस कैसा होता है, कॉन्वेक्स ट्यूब। ठीक है, तो जब मरकरी के पार्टिकल्स इससे स्टिक नहीं होते हैं तो नॉर्मल लेवल से भी नीचे जो लेवल है मरकरी का वो इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें जो लेवल है वो कैसा हो रहा है, फॉल। तो इसीलिए डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा है द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, या तो राइज करेगा लिक्विड या फॉल करेगा, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इन कंपैरिजन टू द सराउंडिंग, नॉर्मल लेवल सराउंडिंग के कंपैरिजन में राइज या फॉल हो रहा है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। ओके, अब कैपिलैरिटी का फिनोमेना नॉर्मली हमने कहाँ देखा है, प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, 4 examples you will write here. Oil rises in the long narrow spaces between the threads of a wick due to capillarity. तो आपने देखा है दिया जो होता है उसके अंदर यहाँ पर लिक्विड फिल्ड होता है और यहाँ पर विक जो थ्रेड से बना हुआ, जिसमें कि जो बर्न होता हुआ दिखाई देता है, वो ये है। तो इसमें क्या होता है कि इसके थ्रू जो ऑयल है वो राइस कैसे करता है, तो जितनी भी कॉटन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, तो उन कॉटन से बनी हुई चीज़ों में क्या होता है, अंदर छोटी छोटी ये कैपिलरी ट्यूब्स, या कहें तो उनके थ्रेड्स जो हैं वो ऑलरेडी कैपिलरी ट्यूब्स की तरह वर्क करते हैं। तो वो नीचे हम जहाँ भी उनको डिप करके किसी चीज़ में रखते हैं, तो इन कैपिलरी ट्यूब्स की वजह से इनमें वो ऑयल राइज़ होने लगता है, और राइज़ होने के बाद कहाँ तक पहुँच जाता है, जहाँ तक हमें पहुँचाना होता है। इसी तरह से थ्रेड का ये वाला जो पोर्शन है वो ग्लो करने लगता है उसके केस में, दिए के केस में। तो यहाँ पर वही लिखा है, फर्स्ट के ऑयल राइजेज इन द लॉन्ग नैरो स्पेसेस बिटवीन द थ्रेड्स ऑफ अ विक ड्यू टू कैपिलैरिटी। तो इसी तरह से दिए को जलाया जा सकता है। दूसरा आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है दैट इज़ वी यूज़ टावल्स। ये सभी को पता है, जो टावल्स हम यूज़ करते हैं वो कॉटन की होती हैं फॉर ड्राइंग द स्किन बिकॉज इट हैज़ स्मॉल कैपिलरी ट्यूब्स। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं विच सोक द वाटर फ्रॉम वेट स्किन। वेट स्किन से जितना भी वाटर होता है वो सारा इनमें राइज कर जाता है। और इसका एक और एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर किसी टॉवल को या कॉटन के क्लॉथ को बकेट में, पानी से भरी बकेट में सिर्फ एक छोटा सा एंड भी अगर उसका डिप करके रखते हैं, और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके पूरी जो टॉवल है वो वेट हो जाती है। तो पूरी टॉवल कैसे वेट हो जा रही है, क्योंकि जो एंड गीला था वहाँ से जितनी भी डिफरेंट कैपिलरी ट्यूब्स बनी हैं उनमें वाटर राइज होता जाता है और दूसरे एंड तक पहुँच सकता है। इसी तरह से आपका थर्ड एग्जाम्पल है, सैप राइजेस फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट टू इट्स लीव्स एंड ब्रांचेस ड्यू टू कैपिलैरिटी। तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट है उसमें वाटरिंग कहाँ पर की जाती है, वाटरिंग की जाती है उसमें रूट्स के पास में,
और बाकी ये जो पूरा प्लांट है इसमें लीव्स में, ब्रांचेस में, सब जगह वाटर कैसे पहुंचता है, तो इसके अंदर भी वही छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब्स बनी हुई हैं, रूट्स से लेके ब्रांचेस तक, लीव्स तक। तो जब हम यहाँ रूट्स में पानी देते हैं तो ये सारी जो कैपिलरी ट्यूब्स हैं ये, इनमें जो पानी है वो राइज करता जाता है और लास्ट जो है लीव्स, ब्रांचेस तक पानी राइज कर सकता है। तो इसलिए वाटरिंग हमेशा रूट्स में की जाती है। तो वही वर्ड यहाँ सैप यूज़ किया उसके लिए, सैप राइजेस फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट टू इट्स लीव्स एंड ब्रांचेस ड्यू टू कैपिलैरिटी। फोर्थ आपका एग्जाम्पल है द टिप ऑफ द निब ऑफ अ पैन इज स्प्लिट। ये क्वेश्चन आई होप कि मैंने कल दिया था। अगर आपको ये क्लियर ना हो तो नाउ यू कैन राइट द आंसर। द टिप ऑफ द निब ऑफ अ पैन इज स्प्लिट टू प्रोवाइड कैपिलरी एक्शन फॉर द इंक टू राइज। तो जो आपने देखा होगा निब वाले जो पेन होते थे पहले, उसमें निब जो है वो स्प्लिट रहती है। स्प्लिट रहने का रीज़न क्या है कि उसके अंदर भी कैपिलैरिटी एक्शन होता है, इंक वहाँ से राइज करके और लास्ट टिप तक आ जाती है, जिससे पेन से ईजिली लिखा जा सकता है। और निब वाले पेन में तो निब स्प्लिट रहती है। वैसे भी नॉर्मली जिन पेन से हम लिखते हैं उनमें कैपिलैरिटी एक्शन होता है, जहाँ पर इंक है वहाँ से नीचे वाले पोर्शन तक आ जाती है और उसके थ्रू लिखा जा सकता है। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलैरिटी। अब हमारा रिलेशन आएगा कैपिलैरिटी का, डेरिवेशन, जो अगेन इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने आपसे कहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन जो है वो इससे आता है 5 मार्क्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द टॉपिक, ये आपका टॉपिक है और टॉपिक का जो नेम है, जो हेडिंग है, दैट इज़ राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। या तो इस हेडिंग से आ सकता है या फिर इसका जो अदर नेम है दैट इज एसेंट फॉर्मूला। तो वर्ड एसेंट और डिसेंट, एसेंट का मतलब राइज होना लिक्विड का कैपिलैरिटी में, ऊपर की तरफ जाना, और इसी तरह से इसका अपोजिट वर्ड है डिसेंट। तो एसेंट फॉर्मूला अगर आएगा देन इट इज़ दिस टॉपिक। अगर राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब है तो इट इज़ ऑलरेडी क्लियर कि क्या लिखना है आपको। तो इसमें आपको फाइंड क्या करना होता है, दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिए, इसमें आपको फाइंड करना होता है कि कैपिलरी ट्यूब को जब इमर्स करा के रखा जाता है लिक्विड से भरे कंटेनर में, तो उसमें कितनी हाइट तक लिक्विड राइज करेगा, अगर आपको बाकी अदर फैक्टर्स नोन हो। तो दिस हाइट यू विल फाइंड आउट हियर। और उसके साथ साथ क्या फाइंड करना होता है उसके लिए आई हैव गिवन हियर द क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स में आता है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब एंड शो दैट द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम सपोर्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो सबसे पहले तो आपको ड्राइव करना है एक्सप्रेशन, किसके लिए, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब का मतलब हाइट फाइंड करनी है। दूसरी बात आपको ये भी प्रूफ करना है दैट हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम सपोर्टेड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। इसका मतलब ये है कि बहुत क्लियर है ये चीज़। मान लीजिए ये लिक्विड से भरा कंटेनर है, उसमें ये कैपिलरी ट्यूब है और उसकी थिकनेस इतनी है, तो कितना लिक्विड राइज करेगा, मान लीजिए यहाँ तक राइज करता है, ये सारा लिक्विड है। और दूसरा कंटेनर ये है और इसमें कैपिलरी ट्यूब ये है, तो आप देख रहे हैं थोड़ी सी वाइड कैपिलरी ट्यूब है, तो इसमें यहाँ तक राइज करता है तो इसमें यहाँ तक राइज करेगा। यानी कि जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी कैपिलरी की उतना लिक्विड कम राइज करेगा। ओके, तो लिक्विड सेम है, कैपिलरी ट्यूब की थिकनेस पर डिपेंड करता है कि कितनी हाइट तक वो राइज करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको प्रूफ करना है रेडियस जो है वो अगर डिनोमिनेटर में आ रही है देन इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन से। डेरिवेशन में सबसे पहले डायग्राम यहाँ दे रखा है। डायग्राम में 2 डायग्राम्स आ गिवन। तो सबसे पहले डायग्राम ए को देखते हैं। डायग्राम ए में यहाँ पर ये वाटर फील्ड है या कोई भी ऐसा लिक्विड फील्ड है जो कैपिलरी से स्टिक करता है, एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होना चाहिए। तो जब इस कैपिलरी को जो जिसकी थिकनेस जो है वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर जो है रेडियस है कैपिलरी ट्यूब की, और उसको इसमें इमर्ज कराया है, तो लिक्विड कितना राइज करता है, इसमें h हाइट तक लिक्विड राइज करेगा। 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए हैं। एक पॉइंट ए है जो ये कर्वेचर के ठीक ऊपर है और दूसरा पॉइंट बी है वो कर्वेचर के नीचे है। और पी ए जो लिखा है दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे कर्व के ऊपर क्या है, एयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वर्क करेगा। दूसरा जो डायग्राम है उस डायग्राम में कैपिलरी ट्यूब को जूम करके दिखाया, सेम कैपिलरी है लेकिन इस वाले पोर्शन को और ज़्यादा क्लियर बनाने के लिए ये वाला डायग्राम दिखा रखा है। इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट भी दिखाया है, यहाँ नीचे की तरफ ये थीटा है। कैपिलरी की रेडियस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये आर है। लेकिन मान लीजिए कैपिलरी बहुत थिन है और मोस्टली जो कॉनकेव मेनिस्कस बना है वो इतना ज़्यादा कॉनकेव है कि आप उसको लगभग पूरा कर्व
मान सकते हैं। तो यहाँ एज्यूम कर लिया है कि पूरा इस तरह का ये स्फीयर कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो स्फीयर कंप्लीट हुआ है इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोला जाएगा, दैट इज़ कैपिटल आर। ठीक है, तो दो रेडियस में ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है और रेडियस ऑफ कैपिलरी स्मॉल आर है। दोनों के बीच में जो डायरेक्शंस हैं उनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, बिकॉज दिस वन इज़ द एंगल थीटा। ओके, वे स्टार्ट करते हैं डायग्राम के एक्सप्लेनेशन से। सॉल्यूशन में लिखा है, लेट अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल आर डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन। सिग्मा में आप सिंबल सिग्मा बनाइएगा, दैट इज दिस वन जो सरफेस टेंशन का होता है, एंड डेंसिटी रो, रो में दिस सिंबल। लेट द लिक्विड वेट्स द साइड्स ऑफ द ट्यूब, देन इट हैज़ कॉन्केव मेनिस्कस, इट इज़ क्लियर। उसके बाद आता है कि वी नो या एज द प्रेशर इज़ ग्रेटर ऑन द कॉन्केव साइड, सो एक्सेस प्रेशर एट पॉइंट ए। तो थोड़ा सा ये, बिकॉज आई हैव नो सिम्बल्स हियर, सिम्बल्स की प्रॉब्लम है इसलिए मुझे ये इस तरह का पेज लेना पड़ रहा है। सो लुक हियर इन द पेज कि आपको पता है कि जब मेनिस्कस ऐसा है, इस तरह का मेनिस्कस बन रहा है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो मोस्टली कर्वेचर इतना ज़्यादा है कि उसको हमने एक पूरा सर्कल अज्यूम कर लिया है। तो आपको पता है कि पूरा अगर सर्कल बन जाता है तो उसके अंदर हमेशा स्फेरिकल शेप में एक्सिस प्रेशर होता है। तो वही कैपिलरी में हुआ कि ये पूरा सर्कल बन गया तो उसके अंदर क्या है, एक्सिस प्रेशर। तो एक्सिस प्रेशर इसके अंदर कितना होगा, तो क्योंकि लिक्विड से भरा है तो कितना होगा, 2 सिग्मा अपॉन आर, जो लिक्विड ड्रॉप के केस में था, बस इतना पोर्शन रह गया है, इसको हमने अज्यूम कर लिया है, ये कंप्लीट है। तो 2 सिग्मा अपॉन आर जो कर्वेचर वाला पार्ट है, जो आपका जहाँ पे कॉन्केव मेनिस्कस बन रहा है वहाँ एक्सेस प्रेशर होगा, कितना होगा, 2 सिग्मा अपॉन आर। अब ये ध्यान रखना है आपको कि कर्वेचर बना है ये यहाँ तक, रेडियस आर थी, अब ये कर्वेचर की रेडियस आपको पुट करनी होगी, तो इट इज़ कैपिटल आर, वेयर आर इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मेनिस्कस। उसके बाद आपने लिखा कि थीटा इज़ द एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो आपको ऊपर वाले डायग्राम में क्लियर है, इस वाले डायग्राम में, कि थीटा जो है वो एंगल है इन दोनों साइड्स के बीच में। तो अगर आप यहाँ कॉस थीटा का रिलेशन लगाते हैं इस ऊपर वाले ट्राइंगल में, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है यहाँ पर स्मॉल आर और हाइपोटेनियस है कैपिटल आर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। यहाँ से आप कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, ये कैपिटल आर की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, एक्सेस प्रेशर में। तो P इज़ इक्वल टू 2 सिग्मा और कैपिटल आर की जगह वैल्यू आपने पुट की स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, तो ये रिलेशन बना आपका 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर। तो एक तो प्रेशर का आपके पास ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है, एक रिलेशन आपने प्रेशर का पढ़ा है कि प्रेशर जो होता है दैट इज़ जब किसी भी चीज़ के ऊपर एक लिक्विड कॉलम होता है, मैंने बताया था, आपने ये ड्राइव किया था कि ये लिक्विड कॉलम है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल्ड है, तो ये अपनी बॉटम पे कितना प्रेशर लगाएगा। तो उसके लिए आपने एक रिलेशन ड्राइव किया था एच रो जी, जो आपका इसी चैप्टर में आपने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें ये रिलेशन आया था कि लिक्विड कॉलम के लिए एच रो जी, या फिर आप जो है उसमें ग्रेविटेशन में भी ये पढ़ेंगे कि हमेशा लिक्विड कॉलम के लिए जो प्रेशर होता है वो एच रो जी होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप एक प्रेशर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ये वाला, तब आपको चाहे तो ये सारी चीज़ें ना भी लिखें, नो नीड ऑफ दिस। वैसे यहाँ ये लिखा है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट तो कंसीडर किए थे, तो ए पॉइंट हो गया एक्सेस प्रेशर वाला, उसको बैलेंस करने के लिए ठीक नीचे एक पॉइंट बना है बी, इन दोनों पॉइंट का प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो बी पॉइंट पे प्रेशर होगा एच रो जी। तो दोनों प्रेशर हैं, आपने कंपेयर किया, तो 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू एच रो जी। और फाइंड आपको क्या करना है, हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ओके, तो ये कहलाता है आपका एसेंट फॉर्मूला। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना है, लास्ट में लिख देंगे दिस इज़ नोन एज द एसेंट फॉर्मूला एंड दिस इज़ द रिलेशन फॉर हाइट अप टू विच द लिक्विड इज रेज्ड इन द कैपिलरी ट्यूब। ओके, दूसरी बात यहीं से ये क्लियर हो रहा है जो आपसे कहा गया था कि प्रूव दैट हाइट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द कैपिलरी। तो सिंस इन द अबव रिलेशन आप ये लिख देंगे कि इन द अबव रिलेशन दिस इज गिवन, सो दैट्स वाई the height to which the liquid is raised in the capillary tube depends on the radius of the capillary tube. It is height is inversely proportional to the radius. If thickness is more, then height will be less. तो ये इसी से क्लियर हो जाता है और कुछ इसमें नहीं करना है, only up to this you'll write. Okay, so now this topic is finished. Thank you.